बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद आता है रोज़ो शब कोई, हमसे बिछड़ा है बेसबब कोई। एम्बुलेंस को छोड़ो फिलहाल, ये जो दूसरी गली की नुक्कड़ पर डॉक्टर बैठा है उसे ही बुला लाओ। मुझे लगता है सदमे की वजह से हुआ है ऐसा। अल्लाह गरत करे तुझे मिन्नतेहा, तुझ जैसी बेटी अल्लाह किसी को ना दे। ताई ने नफरत से उसे देखते हाथ से पीछे धक्का दिया था। फिर चंद लोगों की मदद से रोहेल साहब और उनकी बीवी को चारपाई पर डाला था। कैसा शादी का घर था जिसमें सफ़े मातम बिछ गया। अल्लाह अल्लाह, सही किसी ने कहा है, घर को चिराग लगी घर के चिराग से। उधर खड़ी उधेड़ उम्र औरत ने लंबा सांस खींचते कहा था, आइए डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हो गया मेरे भाइयों जैसे देवर और देवरानी को। ताई ने डॉक्टर के आते ही कहा था और साइड पर हुई थी। मामा बाबा मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ आंखें खोलें बाबा। मिन्तिया रोती हुई हल्कान हो रही थी। फिर एकदम से डॉक्टर ने सब की तरफ देखते नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। हाय रब्बा नहीं। ताई ने मुंह पर हाथ रखकर अपने खदशात की नफ़ी की थी। हार्ट अटैक की वजह से दोनों का इंतकाल हो चुका है। तकरीबन कोई 5 मिनट पहले डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में कहा था, दोनों मामा बाबा श्री भागता हुआ कभी माँ की चारपाई के पास जाता, कभी गले लगता तो कभी बाप के। मिन्तिया तो सुनते ही धड़ाम से नीचे गिरी थी, होश हवास से बेगाना। ताई ने सीना पेट पेट कर दिल भर कर बेहोश दुल्हन को कोसने दिए थे। मर गया मेरा भाई मेरी बावज, अरे तुझे जरा शर्म ना आई, ना तरस आया ना रहम। दो खानदानों की इज्जत को चौराहे पर लटका दिया। इससे अच्छा था तू मर जाती, बदबख्त तुझ पर सब्र आ जाता है। इन जवान लाशों पर कैसे सब्र करूं मैं। उसको बेहोश हुई को मार मार के ताई ने अधमुआ कर दिया था। वो दो तो मर ही गए, उसे मारकर क्यों इल्ज़ाम अपने सर लेना बाजी। जो भी थे उसके माँ बाप से, छोड़ दे उसे। मोहल्ले की खातून ने कहा था। फिर उसके मुंह पर पानी छिड़क कर उसे होश लाया। कभी शेरी भी होश होता तो कभी मिन्तिहा। बाबा खुदा के लिए आंखें खोले, आपकी बेटी पाक है, कुछ नहीं किया बाबा, मैं मर जाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे अपनी बेगुनाही साबित करूं। बाबा मेरे प्यारे बाबा, एक बार बस एक बार आंखें खोलें, अपनी मिन्तिहा की भी तो सुने। वो कभी बाप के हाथ चुमती, कभी पैर चुमती, कभी चेहरा पकड़कर हिलाती, मगर बाप तो न जाने कब से आखिरी सफ़र पर रवाना हो गया था। बंद आंखों की चिलमन गिराए, मामा आपको तो अपनी तरबियत पर यकीन है ना, आप उठ जाएं, बस बाबा को भी उठाएं। मुझे ऐसे बेयारो मददगार छोड़कर नहीं जा सकते आप लोग। बाबा मामा प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है, खुदा के लिए उठें। अल्लाह जी बख्श दे मुझे मेरे माँ बाप की जान। आसमान की तरफ मुंह किए वो चीखें मारकर रो रही थी। वो हाथों से लम्हे फिसलते गए, वो दुख दर्द के दर हम पे खुलते गए। वो आंसू ने चारों तरफ से हमको घेरा। वो बाबा मेरे फ्रियों खो गए, मनु मिट्टी के नीचे जाके सो गए। भाई कोई उसे मेरी आंखों के आगे से दूर करो, वरना मैं खुद उसका गला दबा दूंगी। चली जा मिन्तिया चली जा, मेरे भाई और भाई के आखिरी सफ़र में बैन ना डाल। तेरे कलेजे को कब सुकून आएगा, दफ़ा हो जा, चली जा, मर जा किसी गाड़ी के नीचे आकर। ताई ने हाथ से पकड़कर कोसने दिए, घर की दहलीज से बाहर धक्का दिया था। मेरी बहन को हाथ लगाने की जरूरत भी मत करना। ताई शेरी ने आगे बढ़कर अपने रोती बिलती बहन का हाथ थामा था। शेरी मैंने कुछ नहीं, प्लीज़ बाबा से कहो मैंने कुछ नहीं किया। वो उठ जाए, वो मेरी भी तो बात सुने। उसने हाथ जोड़ते कुरलाते हुए अपने 10 साल के भाई के आगे जवाब में वो कुछ कह ही नहीं सका, बस बहन के गले लगे। कितनी देर रोता रहा। हुसैन तुम्हारी कोई फरमाइश पूरी ना करे तो मुझे बताना, मैं करूँगा। इस घर से तुम्हारा रिश्ता हमेशा रहेगा। बाप के मुर्दा वजूद पर डुबती नजरें पड़ते उसके कानों में बाप के कहे अल्फाज गूंजे थे, मिन्तिया इस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकले, अब बस मेरी तरबियत और इज्जत की लाज रखना। उसे लग रहा था जैसे वो उसके पास बैठे उसे फिर से कह रहे हैं, मिन्तिया रिश्ते से इनकार कर दो। माँ के अल्फाज गूंज रहे थे। सामने चारपाई पर मौजूद दोनों हस्तियां मुंह मोड़ गई थीं। बेटी की इज्जत की नीलामी का सदमा ही ना बर्दाश्त कर सकी थी। उसके मुंह पर पड़े तलाक के तमंचे को ही देख नहीं सकी। उसने देखा था उसके बाप की आंखों में इल्तिजा थी कि मुअज़्ज़िम हुसैन मत करो, रुक जाओ। उसने देखा था उसकी माँ उसके लिए सीना ताने खड़ी थी। फिर क्या हुआ, दुनिया उलट गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। बचपन में सुना था जब क़यामत आएगी तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, मगर उस क़यामत का तो किसी ने बताया ही नहीं। किसी किताब में दर्ज था, न किसी बड़े की हिकमत में था। क़यामत आई थी, दिल रेजा रेजा करके साकत करके चली गई थी। बाबा की मुल्का उसके दिल का टुकड़ा अपनी इज्जत समेत पाश पाश हुआ था। ये कैसी दहलीज पार करवाई थी बाबा ने कि जब वो वापस मुड़ी तो उसकी सांसें भी ना मिली। काश कुदरत के निज़ाम में जालिम को उसी वक्त मंजर पर लाने का कोई रास्ता तो होता।
बेटी बर्बाद हुई, बाप और माम सांस से वार गए। हमेशा से शायद यही होता आया है, बेटियों के दुख देखी कब हैं किसी बाप ने। बेशक हर बाप दौलत से बादशाह नहीं होता, मगर रखता तो उस शहजादी की तरह है। अपनी बेटी को जिसको रोई भी लग जाए तो बाप का दिल मचल जाता है। और बेटी के लिए तो उसका बाप ही सब कुछ होता है, उसका सुख सुकून। रब का ख़ास तोहफा एक बेटी के लिए इंतहाई अज़ियतनाक लम्हा तब होता है जब उसका बाप अपनी ही बेटी की वजह से हंसती बसती दुनिया से मुंह मोड़ जाए, जिसे उसकी बेटी की इज्जत के ताने दिए जाएं, जिसे ये कहा जाए कि उसकी बेटी ही बेगैरत निकली तो कोई गैरत वाला बाप फिर ऐसे ही मरता है। कितनी देर वो और शेर एक दूसरे से जुड़े रोते रहे, तड़पते रहे, हैरान आंखें हंसते बसते माँ बाप के बेजान मुर्दा जिसम पर टिकी हुई थी। उनकी आंखों के सामने दोनों को गुस्ल के लिए ले जाया गया। फिर सफ़ेद कफन में मलबूस वो चारपाइयों पर पड़े थे। कलमा शहादत तहज्जुद की नमाज के बाद कुछ मर्दों ने आकर चारपाइयाँ उठाएं तो वो जैसे बुत बने तड़प ही गए। नहीं, मत लेकर जाओ मेरे मामा को, बाबा को, चीखे मारते दोनों बहन भाई चारपाइयों के पाए पकड़े दुआइयाँ देने लगे। मेहनतिया ने तो बाप के पाँव ही पकड़ लिए, मोहल्ले की औरतों ने पकड़ कर खींच कर दूर किया। शेरी तो वहीं ढेर हुआ और वो भी माँ बाप के जनाज़े तहलीज़ के पार होते ही ज़मीन बोस हुई थी। वो हर फिक्रो हमसे आज़ाद हो गया, मेरा बाप मुझसे अबदी जुदा हो गया। वो शफ़क़त भरा लहजा, वो बारूह चेहरा, वो मजबूत आसरा ख्वाबो ख्याल हो गया। किस्सा सफाकियत इख्तिताम हुआ था। बदले की आड़ में मासूम बच्चों से उनकी दुनिया, उनकी जन्नत खींच ली गई थी। बेटी की इज्जत बीच चुराहे पर टांग कर उसे बाप जैसा मजबूत सहारा खींच कर तार तार करके उसे दुनिया के रहम करम पर डाल दिया था। कैसी दुनिया, कैसे लोग अपने अपने नहीं होते, गैर गैर नहीं होते, क्या अपना क्या गैर। जो इंसानियत के दर्जे से गिर जाए वो ना तो किसी रिश्ते में होता है और ना ही कभी अपना होता है। खून सफ़ेद हो जाए तो अपनों को भी हैवान बनने में देर नहीं लगती। हम कल हाइकिंग पर जा रहे हैं, अरसम ने ग्रुप में मैसेज किया था। क्या वो, कब, किस जगह? ज़ीनब ने उसे वक्त जवाब दिया था, कल शाम 5 बजे हम सब की फ़्लाइट्स होंगी, हम चाइना जा रहे हैं। अरसम ने ही दोबारा जवाब दिया था, मुझे कहीं नहीं जाना। इशाल का मैसेज आया था, इंसान बन जाओ, सब किसी के मुंह से ना नहीं सुनूंगा मैं। अरसम ने गुस्सा वाले इमोजीज के साथ मैसेज सेंड किया था, मैं तैयार हूँ। अरहम का मैसेज आया था, मैं भी। हमने अरहम के मैसेज का रिप्लाई किया था, इहाब कहाँ है, उससे भी पूछ लो, उसके बगैर ग्रुप नामुकम्मल है, ज़ीनब ने कहा था। हम मैसेज देखेगा तो रिप्लाई कर देगा, तुम लोग रेडी रहना, सब फॉर द बेस्ट एंड डेंजरस माउंटेन हवाशान चाइना हाइकिंग के लिए। असम ने मैसेज टाइप करके सेंड किया था और फिर मोबाइल साइड पर रखा था। ये अब मुझे वो चाइना की कंपनी का ओनर ही बता सकता है कि आखिरकार ये स्पेशल पजल बॉक्स क्यों बनवाया गया। एक बार मुझे कंफर्म हो जाए ज़ुएशा और हसन वलीद खान कि मेरे बाप का कातिल तुम्हारा बाप था, तो मैं तुम दोनों को वहाँ मारूंगा जहाँ तुम लोग बिन पानी की मछली की तरह तड़पोगे। उसने हाथों की मुट्ठी बनाते कहा था, अरसम बेटा पता करो ये आप कहाँ है। डेलीगेशन से मीटिंग भी नहीं की, वो तो मुझे पीए ने लास्ट मिनट्स पर बताया तो मैं भागम वहाँ पहुँची, वरना करोड़ों का टेंडर हाथ से निकल जाता। सवीरा बेगम ने अरसम के कमरे में आते कहा था, अरे वो मेरी जान परेशान माँ, तो मुझे कॉल आई थी, उसके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था तो उसे जानना पड़ा। अरसम ने अपनी माँ जैसे फूफू के चेहरे पर परेशानी देखते फिलहाल उनको रिलैक्स करने के लिए झूठ बोला था, मगर अंदर अंदर फिक्र अब उसे भी लाक हुई थी क्योंकि वो उसकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था और ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। अगर वो बिजी होता तो मैसेज कर देता, ये लड़का मेरी सांस फा देता है, मजाल है जो माँ को कुछ बता दे, कब से मैं हलकान हो रही हूँ और ये तुमने क्या बिस्तर फैलाया हुआ है, कहाँ जानने की तैयारी है। उन्होंने बेड पर बिखरे उसके कपड़े और हैंड कैरी का मुंह खुला देकर पूछा था, वो हमारा प्रोग्राम सेट हो गया, हम कल चाइना के लिए निकल रहे हैं सब। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, ये हर महीने बाद तुम लोगों को जो हाइकिंग का दौरा पड़ता है उससे मैं बहुत तंग हूँ। अरसम मेरी जान अटकी रहती है, तुम सब की वजह से क्यों खेलते हो खतरों से, किस्मत और ज़िंदगी हर बार मौका नहीं देती। फूफू की जान। सवीरा रंधावा ने उसे अपने पास बिठाते प्यार से कहा था, वो ये दोनों चीज़ें बेशक साथ ना दें मगर आपकी दुआएं हमेशा साथ देती हैं। उसने उनकी पेशानी चूमते कहा था, बहुत बकवास शौक है तुम लोगों के, शुक्र है मेरी फा इन सब खराफात से दूर है। सवीरा रंधावा अब खुद उसकी पैकिंग करने लगी थी। हाँ जी, वो जासूसी में मास्टर कर रही हैं, उसका बॉस चले तो रिंगती कीड़ी को भी खड़ा करके पूछे, बताओ बहन तुम्हारे ख़ानदान में कोई कत्ल तो नहीं हुआ, अगर ऐसा है तो DFC सिपाही की खिदमत हाजिर है। उसने कहकर लगाते कहा था और उसकी बात सुनकर सवीरा रंधावा भी हंसी थी। मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले इस गुड़िया के बारे में जानना होगा कि ये किन किन शॉप्स पर मौजूद है।
اور کون کون سے کسٹمرز کے ہاتھوں یہ بکتی ہیں۔ فہد نے ڈونا کے سامنے اس گڑیا کی تصویر رکھتے کہا تھا جو ہر مردہ لڑکی کی لاش کے پاس موجود ہوتی تھی۔ ہم پہلے مجھے وہ پکس دکھاؤ، شاید کوئی اور کلیم مل جائے۔ ڈونا نے اس گڑیا کی تصویر کو غور سے دیکھتے کہا تھا یہ رہی پکس، اور یہ کہتے کہتے فہد کی زبان روک گئی تھی جب لفافے میں سے پک نکال کر ہاتھ میں پکڑی۔ واٹ ربش، غصے سے کہتے پک دوبارہ لفافے میں ڈالی تھی۔ ہیثم پر 100 بار گالیاں بیچتے۔ دکھاؤ مجھے کیا ہوا، ڈونا نے اس کے ہاتھ سے لفافہ کھینچنے کی کوشش کرتے کہا تھا۔ نہیں تم نہیں دیکھو، بچے نہیں دیکھتے، اس نے اپنے غصے سے ٹماٹر ہوتا چہرے پرے کرتے کہا تھا۔ کیوں ایسا کیا ہے اس میں اب؟ تو میں دیکھ کر رہوں گا، ڈونا نے بم میں اچکاتے کہا تھا اور اس کے پیچھے ہوتے اس کے ہاتھ سے لفافہ کھینچا تھا۔ مت دیکھو ڈونن، ابھی اس کے منہ میں الفاظ ہی تھے کہ ڈونا تصویر نکال کر دیکھ چکا تھا۔ اوہ تم ٹھیک کیسے، بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے، ویسے شی از ہاٹ، اس نے تصویر دوبارہ لفافے میں ڈالتے ہونٹوں کو سکڑتے کہہ کر لگاتے کہا تھا۔ بکواس بند کرو ڈونا، اور یہ لفنگے 1 نمبر کے ٹرکی انسپیکٹر نے انتہائی نامناسب حرکت کی ہے، سست کچھوا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا وہ تصویریں یاد کر کے جس میں لڑکی انتہائی غیر مناسب لباس میں کھڑی تھی۔ ویسے کیا کھا تھا تم تصویریں لاتے ہوئے؟ ہاں وہ ٹن ٹنا ٹن تھا، یہ مارا اس ہیثم کے بچے نے ہمارے منہ پر ہماری ضرورت سے زیادہ اوور سمارٹ ہے وہ۔ دونوں نے فہد کے سامنے تصویروں والا لفافہ لہراتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے کہا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا وہ ڈیش گیم کھیل جائے گا، یعنی اسے یقین تھا کہ میں اس کے گھر دوبارہ جاؤں گی۔ فہد نے پیر پٹکتے تل ملاتے کہا تھا۔ آف کورس اسے یقین تھا، وہ SHO ہیثم ولید خان ہے، جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی شروع ہوتی ہے۔ ڈونا نے فہد کو جتلاتی نظروں سے دیکھتے کہا تھا، مگر اب نہیں ڈونا، اسے اس کے گھر والوں کو سامنے ایسا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گا۔ فہد نے شیرنی جیسی آنکھوں سے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ وہ کیسے؟ ڈونا نے بمیں اچکاتے پوچھا تھا۔ پارلا جاننا ہوگا، فہد نے ہونٹوں پر انگلی بجاتے کہا تھا۔ کس سے؟ ڈونا اس کی بے تکی بات پر حیران ہوا تھا۔ تمہیں ڈونا، تمہیں دیکھو ڈونا، تمہیں بس لڑکی بننا ہے اور پھر پریگننٹ۔ فہد نے اس کے پاس جاتے اس کے دونوں کاندھوں کو پکڑتے کہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ لگتا ہے تصویروں کا صدمہ دل پر لے لیا ہے، جاؤ شاباش، جا کر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو منہ پر۔ وہ اس کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا، کوئی صدمہ ودمہ نہیں لگا۔ پلیز ڈونا فار می، تم میرے لیے اتنا نہیں، اپنا زنگ آلود دماغ کم چلایا کرو۔ اب جب دماغ سیٹ ہو تو انا میرے پاس ہاتھ دو گے؟ اچھے خاصے لڑکے کو لڑکی بنانا ہے، وہ بھی پریگننٹ؟ لا حول ولا قوت، دونوں نے اپنے اوپر ہی پڑھ کر پھونکا تھا۔ یا اللہ، فہد جیسے چولہے سے مجھ جیسے معصوم مرد کو بچا لے۔ فہد کے پاس سے گزرتے کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھاتے کہا تھا اس نے۔ پلیز ڈونا، بس اب ابھی میری بات مان لو پلیز۔ اس نے اس کا جاتے کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ڈونا نے اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ شفاف آنکھوں میں معصوم التجا تھی اور چہرے پر بلا کی معصومیت۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑا تھا۔ بول میری ماں، کیونکہ ٹلنے والی ہڈی تو تجھ میں ہے نہیں۔ ہاتھ چھواتے اس کے سامنے بیٹھتے پوچھا تھا، تمہیں لڑکی بننا ہے اور پریگننٹ بھی؟ اس نے بھی اس کے سامنے بیٹھے جوش سے کہا تھا۔ ایک منٹ مجھے لڑکی بننا ہے یا پریگننٹ بننا ہے؟ اس نے اسے ٹوکتے پوچھا تھا۔ ابے گدے، لڑکی بنو گے تو ہی پریگننٹ بنو گے، لڑکی ہی تو پریگننٹ ہوتی ہے، اس نے سر پر ہاتھ مارتے کہا تھا۔ اچھا آگے بکو، آنکھوں میں ناراضگی لاتے پوچھا تھا۔ پلان یہ ہے کہ ہم ہیثم کو اس کی فیملی کے سامنے کریکٹر لیس شو کریں گے، تم میری پوتی بنو گے، میں تمہاری دادی، اور تم دو وہاں جا کر کہو گے کہ تم ہیثم کی وجہ سے پریگننٹ ہوئے ہو۔ اس نے پورا پلان بتایا تھا۔ کیوں مجھے سارے مردوں کی مردانگی کے سامنے شرمندہ کروانے پر تلی ہے میری ماں؟ تیرا پلان سن کر تو مجھے میرے مرد ہونے پر بھی افسوس ہو رہا ہے، ڈونا نے گہرے صدمے میں ڈوبتے کہا تھا۔ بعد میں افسوس کر لینا، ابھی چلو۔ اس کا ہاتھ کھینچتے اسے باہر تک لائی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرو، میں آئی، اسے حکم دے کر وہ پھر سے خود اندر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہاتھ میں شاپنگ بیگ لیے وہ آئی تھی جس میں ڈونا کے لیے سوٹ اور اپنے لیے سفید ساڑی تھی۔ چلو سارا کے پارلر ڈونا کو اپنی طرف حیرت سے دیکھا۔ اگلا حکم دیا تھا تم مرواؤ گی اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی۔ ڈونا کے لہجے صاف تنبیہ ولد، کچھ نہیں ہوتا، نہیں مرتے تم، اسے کہتے مزے سے چیونگم منہ میں ڈالتے پٹاخے پھوڑنے لگی تھی وہ۔ پرفیکٹ، ڈونا کو دیکھتے وہ خود بھی نہیں پہچان سکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ اپنے فرینڈ کے پارلر پر آئی تھی اور اسے یہ کہا تھا کہ کسی کیس کے سلسلے میں یہ لک چاہیے، اور سر نے 1 گھنٹے میں دونوں کو ان کے کہے کے مطابق ویسا ہی بنا دیے تھے۔ سر کیا یہ پھر تھوڑا اور باہر نہیں نکل سکتا؟ میرا مطلب ہے یہ 6 منتھ کا پریگننٹ بھی تو لگے۔ اس نے ڈونا کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ فہد، یہ بکواس دماغ کبھی چلانے سے پرہیز بھی کر لیا کرو۔ جلتا بھونتا اسے آنکھیں دکھاتا وہ ویگ والے شولڈر کٹ بال لہراتا باہر نکلا تھا۔ پیچھے سارا اور فاقہ کہہ کر گونجا تھا،
चलो बाहर आकर गाड़ी में बैठते, फहा ने कहा था। अगर हैसम ने मुझे पहचान ली तो। काफ़ी देर की खामोशी के बाद अपना अगला अंजाम अपनी आंखों के आगे घूमता देखकर वो बोला था, अरे भाई क्यों पहचानेगा, तुम बस ये सोचो कि हम अपना इसकी फैमिली को तारुफ कैसे करवाएंगे। फहा ने अपने पुराने दौर की अलग को नाक पर दुरुस्त करते कहा था, बराए मेहरबानी अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दे दो। डोना ने बाकायदा हाथ जोड़ते जलते भूनते कहा था, अच्छा सुनो, तुम डोना हो, तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम डोना की जगह हाँ डंडा। डंडा कैसा रहेगा, और मैं रस्सी तुम्हारी दादी। उसने कुछ सोचते हुए कहा था और फिर एकदम से नाम बोल दी थी, या अल्लाह ये कैसी आजमाइश है, मैंने फौत हो जाना, मुझे डाल से कभी बाहर भी निकाल दोगी। डोना, डंडा, रसीफा, ये कैसे नाम है। डोना रो देने को था, यही नाम ठीक रहेंगे क्योंकि ऐसे नाम किसी के नहीं होते, और अगर वो सुस्त कछुआ इन्वेस्टिगेशन करवाएगा भी तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला। फहा ने ताली बजाते हुए कहा था, उतरो आ गई है मौत से पहले की आखिरी गुजरगाह। डोना ने हैसम के घर के सामने गाड़ी रोकते कहा था, कितना डरते हो रहा तुम, ये केस सॉल्व हो जाए फिर पहली फुर्सत में फायर करूंगी, मुझे अपनी टीम में बुज़दिल लोग नहीं चाहिए। नाक से मक्खी उड़ाते उसने गाड़ी से उतरते कहा था, मुझे भी कोई शौक नहीं है रोज़ रोज़ की मौत मरने में, मैं तो खुद रेजिग्नेशन लेटर लिखूंगा। उसने बिल बुड़बुड़ाते हुए कहा था, सलाम बेटा, हमें मिसिस दुराब से मिलना है, उनसे कहना कि उनके पोते की बीवी आई है। फहा ने चौकीदार के पास जाते ज़ईफ़ आवाज़ निकालते अपने हाथ में पकड़ी स्टिक पर दबाव बढ़ाते कहा था। चौकीदार ने गौर से पहले उस डेढ़ उम्र खातून को देखा था जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, कमर ना होने के बराबर कमज़ोर वजूद इस कदर कमज़ोरी से हिल रहा था सफ़ेद साड़ी में के जैसे बी अम्मा अभी ज़मीन बोस हो जाएंगी। फिर उसने साथ खड़े 4 फुट 9 इंच की लड़की को देखा था जो ब्लू जीन पर सुर्ख टॉप पहने, बालों को कर्ल किए, माथे पर बालों का पफ गिरा, स्टाइलिश ही तैयार हुई, हाथ में सुर्ख पर्स पकड़े, आंखों पर गूगल चढ़ाए, अपने बाल बार पर माथे से पीछे ले जा रही थी। क्योंकि मैं पूछ कर आता हूँ। चौकीदार उन पर मशकूक नजर डाले वहाँ से चला गया था। डोना, इंसानों की तरह एक्टिंग करो, एक्टिंग लाइक अ गर्ल। फहा ने उसे धमका छिड़ा था, मर जाओ तुम फहा। डोना ने खूनखार आंखों से उसे देखा था। जा सकते हैं आप लोग, चौकीदार ने आके बताया था। शुक्रिया बेटा, वो चौकीदार को कहती अंदर की तरफ बढ़ी थी। डोना उससे 2 कदम आगे बिल्कुल लड़कियों की तरह चल रहा था, जिसे देखकर वो 2 कदम की जस्ट में उस तक पहुंची थी। वहाँ क्या चाह रहा है। लाल बदरिया की आंखों में शरारत लिए उसे छेड़ा था, जबकि वो बस पहलू बदल कर रह गया था। अस्सलाम वालेकुम मिसेस दुर्राब। फहा ने अंदर जाते ही कहा था, वालेकुम सलाम, कौन है आप लोग और ये अब क्या कह रही है। मिसेस दुर्राब ने दोनों की तरफ देखते परेशानी से पूछा था। बोले डोना डफर। फहा ने मिसेस दुर्राब की बात सुनते डोना को जगाया था कोहनी मार के। आपका पोता माँ बनने वाला है। वो तो मिसेस दुर्राब की पर्सनैलिटी देखकर डर गया था, कुछ जाके अगले लफ्ज मुंह से निकलते उल्ट बोल गया। वाट, क्या मतलब। मिसेस दुर्राब ने नासमझी से देखते कहा था, डोना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। फार्म में आ गद्दे। वो उसके कान के पास बुराई थी ना। मेरे बच्चे, डरने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो बता। फहा ने दोनों हाथों के प्याले में डोना का चेहरा भरते कहा था, डोना क्यों फंसा रहा है, कुछ तो भौंक। मिसेस दुर्राब की तरफ पेट करते वो डोना का चेहरा हाथों में ही लिए उसे आंखें निकलती बोली थी, खुद उसके भी सीने छूट रहे थे। सिचुएशन ही ऐसी थी। मुझे पहले बताए आप हैं कौन। मिसेस दुर्राब ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते पूछा था। मैं रस्सी और ये डंडा। आपकी बात भी फाही बोली थी। वाट। मिसेस दुर्राब ने वहीं सर पकड़, कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि हो क्या रहा है। मैं आपके पोते की माँ बनने वाला, आपके पोते के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। डोना ने थोड़े सख्त लहजे में गड़बड़ाते कहा था, जब उसे फहा ने कोहनी मारी थी। क्या कह रही तुम बेटा, मेरा पोता ऐसी हरकत हरगिज़ नहीं कर सकता। मिसेस दुर्राब ने सजी संवरी खूबसूरत सी लड़की नुमा डोनों को देखते कहा था और एक हाथ से अपनी कौंपटी मसलती अपना गुस्सा दूर किया था। फिर इस लड़की को देखा था जिस पर मेकअप का इस्तेमाल ऐसा हुआ था कि वो किसी लिहाज से भी लड़का नहीं लग रहा था। आपके पोते ने शादी से पहले मुझसे नाजायज़ ताल्लुकात रखे और अब जब मैं उसके बच्चे की माँ। डोना ने मसनूई आंसू साफ करते बात अधूरी छोड़ी थी। मिसेस दुर्राब, माना आप बड़े लोग हैं मगर गलती दोनों से हुई है। मेरी तो ज़िंदगी भर की कमाई मेरी पोती डंडा थी। अब तो उसकी इज्जत भी उसकी अपनी ना रही। फहा जो उस किसी बूढ़ी दादी के गेटअप में थी, बूढ़ों वाली आवाज़ निकालती, खुद का लहजा हद इम्कान कमज़ोर बनाती बोली थी, क्या हो दादो, क्यों बुलाया। भाई समझो नीचे उतर रहा था। पहले घर में मौजूद एक छोटे कद की तराश खराश स्टाइलिश जीन्स शर्ट में मलबूस लड़की और फिर उस 1.5 उम्र कमज़ोर सी ज़ईफ़ औरत को देखकर कहा था, कौन है ये। उसने मिसेस दुर्राब के सामने खड़े होते पूछा था, ये डंडा है और ये रस्सी उसकी दादी। उन्होंने पहले डोना की तरफ इशारा किया और फिर फहा की तरफ इशारा करके बताया था। वाह डंडा रस्सी, ये कैसे नाम है।
اس نے حیرت سے منہ کھولتے کہا تھا جب اس کے منہ پر زور کا تھپڑ پڑا تھا، وہ بھی مسز دولاب کی طرف سے۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ کون سی کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو یہ ڈنڈا رسی میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے میرے پر پوتے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ انہوں نے فنکارتے ہوئے کہا تھا۔ اس ٹائم انہیں اپنا پوتا غلط ہی لگا تھا۔ بھلا کوئی لڑکی کیسے اتنی بڑی بات کر سکتی ہے کہ وہ کسی کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے؟ ہائے ڈونا، دل کو قرار آیا۔ لا لا گنگناتے ہوئے کہا تھا فہا نے۔ قسم کیا ہی وہ ایسا کہ مسز دولاب کا ہاتھ مشین کی طرح تھپڑوں پر تھپڑا برسایا اس سست کچھوے کے منہ پر۔ ادھر دل پر میٹھی فوار پڑے۔ اس نے ڈونا کے کان کے قریب سرگوشی کرتے کہا تھا، کیا خسر کر رہے ہو دادو، یہ کوئی بہروپیہ ہے، میں بتا رہا۔ آپ بھی کہتی ہوں کہ یہ کیسے نام ہے ڈنڈا رسی؟ تو سچ تو یہ ہے کہ یہ نام بھی ہمیں ہیثم بیٹے نے رکھنے کو کہا تھا۔ کہتا کہ ایسے تم لوگوں کو کوئی پہچان نہیں پائے گا، میں پولیس میں ہوں، ہر وقت میرے پیچھے کوئی نہ کوئی تفتیش میں لگا رہتا ہے۔ اوپر سے میری پوتی ڈنڈا کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں بیٹا شو ہوا تو ہیثم بیٹے نے کہا کہ ہم اس کا نام کیل خان رکھیں گے، وہی کیل جو دیواروں میں ٹھونکتے ہیں۔ فہا نے چھڑی پر گرفت مضبوط کرتے کھانستے لڑکھڑتے آواز میں ہیثم کی بات کاٹتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ واٹ کیل خان؟ ہیثم یہ کیا تماشا ہے؟ مسز دولاب پھٹ پڑی تھی۔ دادو ایک منٹ، مجھے کچھ بات کرنی ہے دادو سے۔ وہ غصے سے فہا کو کھینچتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا تھا۔ لو جی، اب فہا کی رسی باندھ کر مجھے مجھ سے ہی یعنی ڈنڈے سے مارا جائے گا؟ ڈورا نے خشک حلق سے سوچا تھا۔ کیا ہیثم کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ فاہی ہے، اور چل گیا ہے تو کیسے؟ کیا منتہا کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا یا نہیں؟ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا حافظ۔